ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद सबसे रहस्यमयी चीज़। ब्लैक होल का जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण उन्हें ब्रह्मांड की सबसे घातक चीज़ बनाता है। वो पलक झपकते ही सितारे को मिटा सकते हैं। हम ब्लैक होल को ब्लैक क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि ब्लैक होल के अंदर से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। वैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि लाइट ब्लैक होल के अंदर जा तो सकती है लेकिन बाहर नहीं आ सकती। सुपरमैसिव ब्लैक होल डरावने और खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं होते। ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद सबसे शक्तिशाली चीज़ें हैं जो सभी गैलेक्सीज को नियंत्रण में रखते हैं। जितना ज़्यादा हमें ब्लैक होल के बारे में पता चलता है उतना हम समझ पाते हैं कि उनका इस यूनिवर्स में होने का एक असली मकसद भी है। एक तरह से ब्लैक होल अंतरिक्ष की व्यवस्था बनाए रखते हैं। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर भी कहा जाता है। एक साधारण ब्लैक होल बड़े स्टार के सुपरनोवा एक्सप्लोजन में बनते हैं, लेकिन गैलेक्सियों के सेंटर के ब्लैक होल्स जो एक साधारण ब्लैक होल से कई लाखों गुना बड़े हैं, आखिर ये कैसे बनते हैं? ये इतने बड़े हैं कि यूनिवर्स के शुरुआत में फटते सितारों से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते। कहीं ये साधारण ब्लैक होल ही तो नहीं जो अपने आसपास के स्टार प्लैनेट्स को खाकर बड़े हो गए हों। आखिर क्या है इनकी सच्चाई? कैसे बनते हैं ये सुपरमैसिव ब्लैक होल? वैदिक फिजिक्स तो यहाँ तक कहती है कि ब्लैक होल किसी एक गैलेक्सी के सेंटर में ही नहीं रहते, बल्कि कुछ और बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट हैं यूनिवर्स में जो सभी गैलेक्सियों को अपने चारों तरफ घुमा रहे हैं। क्या सच में ब्लैक होल पर समय धीमा हो जाता है या समय पूरी तरह रुक जाता है? क्या सच में ब्लैक होल की ग्रेविटी इनफाइनाइट होती है? क्या वास्तव में ये ब्लैक होल वार्म होल से गुजरता हुआ व्हाइट होल के जरिए हमें किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता दे सकते हैं? क्या इसके जरिए हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच सकते हैं? इन सभी अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमें चलना होगा इवेंट होराइजन से होते हुए ब्लैक होल की उस सिंगुलरिटी तक जो अपने आसपास के स्टार प्लैनेट्स को अपने अंदर निगल ले रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है ब्लैक होल की रियलिटी। ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अपने आसपास के स्टार प्लैनेट्स को अपने अंदर निगलता जा रहा है। ये उन्हीं स्टार प्लैनेट को निगलता है जो ब्रह्मांड के नियमों को तोड़कर इसके इवेंट होराइजन के पास तक आ जाते हैं। हमारे अर्थ की इसके वेलोसिटी होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके वेलोसिटी का मतलब है कि अगर पृथ्वी से किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड या उससे तेज स्पीड से अंतरिक्ष में फेंकें तो वो ऑब्जेक्ट फिर वापस कभी नहीं आएगा। इसी तरह सूरज की इसके वेलोसिटी 618 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन ब्लैक होल की इसके वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, यानी कि लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जिसे लाइट भी ब्लैक होल से बच नहीं पाता। ब्लैक होल के चारों तरफ के लाइट के इसी फील्ड को कहते हैं दी इवेंट होराइजन। आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब ब्लैक होल से लाइट भी नहीं बच पाती तो कैसे खोजा गया इसे? ब्लैक होल के इस फोटो को कैसे लिया गया? आइए समझते हैं। अंतरिक्ष में जब कुछ ऐसा दिखता है कि एक ब्लैक स्पेस अपने आसपास के स्टार प्लैनेट्स को निगल रहा होता है, चीज़ें एक काले स्थान में जा रही होती हैं, उस स्थिति में अंतरिक्ष में एक डार्कनेस यानी अंधेरा होता है और सभी चीज़ें उसकी तरफ खींचती दिखाई देती हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दो स्टार या बड़े प्लैनेट एक दूसरे की परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। उनके बीच में एक काला धब्बा दिखाई देता है। इससे साइंटिस्टों को स्पष्ट हो जाता है कि इस जगह ब्लैक होल मौजूद है। आइए जानते हैं ब्रह्मांड के रहस्य में दिखने वाले ये ब्लैक होल आखिर बनते कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक स्टार अपनी एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण प्रोड्यूस करते हैं और ये फ्यूजन स्टार के सेंटर में होता है। कोई भी स्टार बेसिकली वो एक गैस का क्लाउड होता है और यही गैसेस ग्रेविटी की वजह से स्टार के सेंटर की तरफ आना चाहते हैं, लेकिन स्टार के सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन से जो ऊर्जा निकलती है वो इन गैसेस के आउटर लेयर को बाहर की तरफ पुश करती है। इसीलिए तारों का आकार बढ़ते रहता है। हमारे सूरज का भी आकार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये साइज का बढ़ना हमेशा के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि किसी भी स्टार में ऊर्जा सीमित होती है और जैसे ही वो एनर्जी खत्म होगी तो स्टार द्वारा जो फ्यूजन का फोर्स ग्रेविटी से उस स्टार को नष्ट होने से बचाए हुए है, वो फ्यूजन ग्रेविटी के फोर्स से कम पड़ जाएगा और स्टार सिकुड़ने लगेगा। जब कोई स्टार कंप्रेस होने लगता है यानी सिकुड़ने लगता है तो उस स्टार के मास पे डिपेंड करता है कि उस स्टार का क्या होगा। जैसे हमारा सूरज सिकुड़कर एक व्हाइट ड्वार्फ यानी बौना तारा ही बन पाएगा, लेकिन जो बड़े सितारे हैं जैसे सूरज से भी 10, 20 या 50 गुना बड़े सितारे, उनमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी। इसी वजह से उसके कंप्रेस होने की गति बहुत तेज होगी। जितना बड़ा और जितना मैसिव स्टार होगा वो उतनी ही तेज कंप्रेस होगा। इसी सिकुड़ने की वजह से होगा ये कि जो चार्ज पार्टिकल हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो एक दूसरे से बहुत करीब आ जाएंगे और एक दूसरे को बाहर की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इम्प्लोजन यानी सिकुड़ने के बाद होगा एक बड़ा धमाका, जिसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। ये एक्सप्लोजन इसीलिए होता है क्योंकि उस स्टार में चार्ज पार्टिकल भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जब स्टार एक्सप्लोजन में बिखर जाता है तो चार्ज पार्टिकल दूर दूर फेंक दिए जाते हैं।
और जो बचते हैं वे हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स यानी न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रॉन ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं। अगर ये न्यूट्रॉन कम से मीडियम मात्रा में बचे हैं तो वे एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाते हैं। लेकिन अगर बचने वाले न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो एक बड़ा स्फीयर यानी गोला बनता है, जो ग्रेविटी की वजह से और भी सिकुड़ता चला जाता है, क्योंकि उसे रोकने के लिए कोई फ्यूजन रिएक्शन नहीं है और ना ही कोई चार्ज पार्टिकल, जिसकी वजह से इस स्फीयर की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। मतलब इसका रेडियस कम होता चला जाएगा। जब इस गोले का रेडियस एक मैथमेटिकल वैल्यू जितना कम हो जाएगा, जिसे कहते हैं द श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस, तब ये एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। और जनरली एक ब्लैक होल ऐसे ही बनता है। लेकिन हम जानते हैं कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल होता है, जिसे सूरज से 5, 10 या 20 गुना बड़े ही नहीं बल्कि सूरज से लाखों गुना बड़े सितारे मिलकर भी नहीं बना सकते। आखिर ये गैलेक्सियों के बीच के सुपरमैसिव ब्लैक होल जो एक साधारण ब्लैक होल से कई लाखों गुना बड़े होते हैं, ये कैसे बनते हैं? ऐसे में ये कहना सही नहीं होगा कि ब्लैक होल एक बड़े सितारे से बनता होगा, क्योंकि इस थियरी को चुनौती तब मिली जब क्यूसार की खोज हुई। क्यूसार इस ब्रह्मांड के इतने बड़े ब्लैक होल होते हैं कि इन्हें शुरुआती सितारों का अवशेष नहीं कहा जा सकता। ऐसे में साइंटिस्टों के सामने एक सवाल आया कि पहले कौन बना, ब्लैक होल या फिर गैलेक्सी? क्या एक ब्लैक होल बनाने के लिए गैलेक्सी की ज़रूरत होती है या एक गैलेक्सी बनाने के लिए ब्लैक होल की? क्योंकि इतना तो हम भी जानते हैं कि एक ब्लैक होल ही पूरे गैलेक्सी को नियंत्रित करता है। तो अगर आप ये सोचते होंगे कि ब्लैक होल हमें किसी और डायमेंशन या फिर किसी पैरेलल यूनिवर्स में ले जा सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक ब्लैक होल के दूसरे साइड वार्म होल और व्हाइट होल होने की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि ब्लैक होल पर ग्रेविटी और टाइम का क्या इफेक्ट पड़ता है और ब्लैक होल के नज़दीक समय के गुजरने की गति धीमी क्यों हो जाती है। आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस टाइम कहते हैं। कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को झुका देता है, क्योंकि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा वो स्पेस टाइम को उतना कर्व कर देगा, ऐसा बहुत से फिजिसिस्टों का मानना है। अगर ब्लैक होल की बात करें तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे यह स्पेस टाइम को बहुत ज़्यादा कर्व कर देता है और एक होल जैसा बना देता है, जिससे सभी स्टार प्लैनेट उसमें चले जाते हैं। आइंस्टीन ने यह भी बताया कि टाइम रिलेटिव होता है। ब्लैक होल के पास खड़े किसी व्यक्ति के लिए टाइम धीमा हो जाएगा और ब्लैक होल के सेंटर में टाइम का रुकना साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन आइए जान लेते हैं कि क्या सच में ब्लैक होल के नज़दीक समय धीमा हो जाता है या ब्लैक होल के सेंटर में सच में समय रुक जाता है। आप में से बहुत से लोग मानते हैं कि ब्लैक होल पर घड़ी रख दी जाए तो वो रुक जाएगी, उस घड़ी के लिए टाइम रुक जाएगा। लेकिन टाइम के रुकने का मतलब क्या है? घड़ी की सुई किसी फोर्स के कारण चल रही है, अगर उसे किसी और दूसरे फोर्स ने रोक दिया, इसका मतलब नहीं कि टाइम ही रुक गया। आप सभी खुद विचार कीजिए, अगर घड़ी की सुई रुक गई तो सुई के अंदर जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं, क्या उनका वाइब्रेशन रुक गया? उस सुई के अंदर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, क्या वो रुक गया? घड़ी की सुई के अंदर जो क्वार्क्स है, क्वार्क के बीच जो ग्लूऑन एक्सचेंज होते हैं, क्या वे रुक गए? क्वार्क के बीच जो स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है, क्या वो रुक गया? मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि मीडिएटर पार्टिकल तभी एक्सचेंज होते हैं जब फोर्स काम करता है। अगर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में मीडिएटर पार्टिकल ही रुक गए तो इसका मतलब फोर्स काम नहीं कर रहा। और ऐसे में अगर ब्लैक होल की ग्रेविटी फोर्स, जिसे आप स्पेस टाइम का कर्वेचर मानते हैं, वही काम नहीं करेगा तो पूरा ब्लैक होल ही बिखर जाएगा। हम आप या कोई भी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी तभी एग्जिस्ट करती है जब फोर्स काम करता है। जहाँ पर टाइम नहीं होता वहाँ पर एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल के नज़दीक समय रुकता नहीं बल्कि धीमा हो जाता है। लेकिन अगर ब्लैक होल के नज़दीक टाइम का धीमा होना माना जाए तो क्रियाओं का धीमा होना भी मानना पड़ेगा। और अगर ब्लैक होल में कोई भी एक्शन या क्रिया धीमी हुई तो भी ब्लैक होल की ग्रेविटी फोर्स ठीक से काम नहीं करेगी और ऐसी स्थिति में भी ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठ जाएगा। स्टीफन हॉकिंग भी कहते थे कि जैसा फैसिनेटिंग ब्लैक होल हम मानते हैं, रियलिटी में वैसा ब्लैक होल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगले वीडियो में जानेंगे कि ब्लैक होल बिना मास वाले फोटॉन पार्टिकल को अपने अंदर कैसे खींच लेता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट के पार्टिकल फोटॉन के पास मास नहीं होता, आखिर एक मासलेस पार्टिकल पर ग्रेविटी का इफेक्ट कैसे हो सकता है? ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो मासलेस फोटॉन को भी अपने अंदर कैसे खींच लेती है? आखिर कैसे ग्रेविटी का मासलेस चीज़ पर इफेक्ट पड़ सकता है? इसका जवाब आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही ब्लैक होल से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।